तो जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मेन डायमेंशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो मेन डायमेंशन में बेसिकली क्या है, डायमीटर और लेंथ, वो भी किसकी, स्टेटर कोर की। ठीक है, जो स्टेटर कोर है उसकी डायमीटर और उसका लेंथ कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपने आउटपुट इक्वेशन की बात की थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से आपसे स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी स्क्वायर एल। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी स्क्वायर एल कैसे निकलेगा इसकी अपन बात करते हैं। ये डी स्क्वायर एल, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जो अपना क्यू होता है, लास्ट क्लास के अंदर अपने बात की थी, तो क्यू होता है आउटपुट, वो होता है आपका सी नॉट डी स्क्वायर एल इंटू एन एस। क्यू क्या होता है, सी नॉट डी स्क्वायर एल इंटू एन एस, जहाँ पे क्यू क्या है आपका आउटपुट, ठीक है। सी नॉट का आउटपुट कॉफिशिएंट, डी आपका डायमीटर है, एल आपकी लेंथ है स्टेटर कोर की, और एन एस है स्पीड इन आरपीएस। गलती मत करना, आरपीएम मत लिख देना, ये आरपीएस है आपकी एन एस। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो डी स्क्वायर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो जो डी स्क्वायर एल है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन सी नॉट इंटू एन एस, जो कि आपकी स्पीड है आरपीएस के अंदर। उसके बाद में सी नोट की जो वैल्यू है अपनी, कल मैंने बताई थी, सी नोट इक्वल टू क्या है, 11 इंटू के डब्ल्यू इंटू बी एवरेज इंटू एस सी इंटू 10⁻³ ये क्या है आपका सी नोट, ठीक है, आउटपुट कॉफिशिएंट। अगर आपका कोस फाई अगर 1 है, क्योंकि इसके अंदर कोस फाई भी मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो कोस फाई अगर मैंने 1 ले लिया है तो सी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अपन एक बात की थी के डब्ल्यू, दैट इज वाइंडिंग फैक्टर। देखो के डब्ल्यू पहले जो ट्रांसफॉर्मर था उसके अंदर आपका ट्रांसफॉर्मर की विंडो फैक्टर था, और अगर अपन इंडक्शन मोटर की बात करें तो इट विल बी वाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये मोस्टली सारी जो मशीनें हैं, यानी जितने भी अपने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी ऐसी मशीन्स हैं, वेदर इट इज सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन, जो के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू 0.955 ही अपन लेके चलते हैं। ये फिक्स वैल्यू है, ये अब नॉर्मली चेंज नहीं होगी। मतलब अगर चेंज होगी तो एग्जामिनर आपको देगा कि भाई के डब्ल्यू आपको इतना लेके चलना है। अगर के डब्ल्यू नहीं देता है देन ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम दैट के डब्ल्यू शुड बी टेकन एज 0.955, ठीक है। के डब्ल्यू की वैल्यू ये आपका विंडो फैक्टर है जिसकी वैल्यू ये लेके चलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, डी स्क्वायर एल निकाल लिया अपने, क्यू अगर आपको पता है, सी नोट अगर पता है, एन एस पता है, तो आपका डी स्क्वायर एल आपकी वैल्यू निकल गई है। फिर उसके बाद में सेपरेशन ऑफ डी और एल को करना है अपने को, क्योंकि डी स्क्वायर एल का प्रोडक्ट है, और अपने को तो क्या निकालना है, अपने को निकालना है मेन डायमेंशन। तो मेन डायमेंशन का मतलब बेसिकली किसकी बात कर रहा है कि या तो डी की कैलकुलेशन करो और एल की कैलकुलेशन करो। तो अभी जो प्रोडक्ट मिला है वो अपने को डी स्क्वायर एल प्रोडक्ट मिला है, तो अपने को डी और एल को सेपरेट करना है। तो डी और एल को सेपरेट करने का तरीका ये है कि आपको अज्यूम क्या करना है कि जो एल बाई टाउ है ये अज्यूम करना है, और वो कौन कौन सा होगा देखो मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से देखना, इस जो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब काफ़ी चीज़ें जो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ रटाफिकेशन है इसके अंदर। तो सेपरेशन ऑफ डी और एल के अंदर अज्यूम किया मैंने कि एल बाई टाउ, जहाँ पे एल क्या है मेरी स्टेटर कोर लेंथ, और टाउ का है मेरी, टाउ क्या है स्टेटर पोल पिच। पोल पिच क्या होता है ये मैंने पहले से बात की है आपको। पहले क्या है, पोल पिच होता है आपका पाई डी अपॉन टाउ, पाई डी अपॉन पी, सॉरी पाई डी अपॉन पी, पेरीफेरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल, टाउ होता है पोल पिच आपका। जैसे मान लो कि एक पोल ये है आपका, एक पोल ये है, एक पोल ये है, और एक पोल ये है, तो पाई डी क्या हो जाएगा, ये तो पूरी पेरीफेरी आ जाएगी। नंबर ऑफ पोल कितना हो जाएगा, पी है, तो डिस्टेंस आ जाएगी। और आपका पोल पिच क्या होता है कि दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज योर पोल पिच। तो इस पोल और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज पाई डी अपॉन पी। अब देखो क्या होगा कि एग्जामिनर आपको देगा कि आपको कौन सी टाइप की मशीन डिजाइन करनी है। अगर मान लो आपको एग्जामिनर देता है कि यू हैव टू डिजाइन फॉर मिनिमम कॉस्ट, मतलब एक आपको ऐसी मशीन डिजाइन करनी है जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। तो कॉस्ट मिनिमम होने के लिए कंडीशन है कि जो एल बाई टाउ है उसकी वैल्यू 1.5 टू 2 के बीच में वेरी करती है। मतलब उसकी एल बाई टाउ की जो वैल्यू है वो 1.5 से लेके 2 तक आपकी रहेगी, अगर वो बोलता है कि आपको मशीन मिनिमम कॉस्ट की डिज़ाइन करनी है। अगर एग्जामिनर बोलता है
कि आपकी जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको बोलता है कि जो डिजाइन कर रहे हो जिस मशीन को, इंडक्शन मशीन को, तो उसकी जो एफिशिएंसी है दैट शुड बी गुड, वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपको एल अपॉन टाउ की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, 1.5। उसके बाद में तीसरा पॉसिबल केस क्या है कि वो बोलता है कि आपको जो मशीन डिजाइन करनी है उसका पावर फैक्टर है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो ये बोलता है कि पावर फैक्टर शुड बी गुड, देन एल बाई टाउ की जो वैल्यू है वो 1 से 1.5 के बीच में आपको लेनी है। और अगर वो बोलता है कि आपकी डायमेंशन, ओवरऑल डायमेंशन है वो गुड होनी चाहिए, मतलब वो अच्छी होनी चाहिए, तो एल बाई टाउ की वैल्यू आपको कितनी लेके चलनी है, 1। तो अगर एल बाई टाउ की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी टाउ के बराबर। मतलब स्टेटर कोर लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी पोल पिच के बराबर। और लास्ट पॉसिबल केस क्या है कि एग्जामिनर आपको ये बोले कि आपका जो पावर फैक्टर है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब ये देखो, ये तो है गुड पावर फैक्टर। गुड पावर फैक्टर मतलब ऑन एवरेज, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। एक होता है कि आपका पावर फैक्टर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा का मतलब 0.98 0.99 इसके आसपास हो। बेस्ट पावर फैक्टर के लिए आपके जो टाउ की वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी अंडर रूट ऑफ 0.18 इंटू एल। तो देखो आपको क्या कैलकुलेशन करनी है कि एल बाई टाउ है ना, इसकी एग्जामिनर आपको देगा कि इन पांचों में से कोई एक केस देगा। वो ये देगा कि पहली बात है कि आपको डिजाइन मिनिमम कॉस्ट के लिए डिजाइन करो, तो आपकी एल बाई टाउ की वैल्यू ये होगी। ये बोल सकता है कि गुड, इसकी एफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो 1.5 लेके चलना है। वो बोलता है कि पावर फैक्टर गुड होना चाहिए, तो 1 to 1.5 है। वो बोलता है कि गुड ओवरऑल डायमेंशन होनी चाहिए, तो एल बाई टाउ की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। और फिर फॉर बेस्ट पावर फैक्टर है टाउ की वैल्यू 2.18 एल के बराबर होनी चाहिए। अब देखो, अब आपको रिलेशन ये पता चल गया, एक तो आपका फॉर्मूला, एक तो रिलेशन था वो यहाँ से पता चल गया आपको कि डी स्क्वायर एल की वैल्यू आपकी ये आई। डी और एल आप पे दो अननोन है, डी भी अननोन है, एल भी अननोन है, ठीक है। डी और एल अननोन है, तो दो दो इक्वेशन चाहिए दो अननोन सॉल्व करने के लिए। यहाँ तो एक इक्वेशन मिली, तो दूसरी जो इक्वेशन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी आपको, इसकी इसकी वजह से, ये वाली जो अभी एल और टाउ के अंदर अपने रिलेशन बताया। तो देखो टाउ क्या होता है आपका, पाई डी अपॉन पी, पाई डी अपॉन पी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एल अपॉन पाई डी इंटू पी, इसकी अलग अलग कंडीशन के लिए, मिनिमम कॉस्ट के लिए, गुड एफिशिएंसी के लिए, गुड पावर फैक्टर के लिए, ओवरऑल डायमेंशन के लिए, या बेस्ट पावर फैक्टर के लिए इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो देखो एक इक्वेशन तो अपनी डी स्क्वायर एल की मिली थी आपने को इक्वेशन, और एक यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर देखो पी आपको नॉन होगा, पाई आपको पता ही है, और इधर वाली वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ पे अननोन क्या हो जाएगा, एल और डी। तो एल और डी से एक इक्वेशन ये बन जाएगी, और एक आपकी डी स्क्वायर एल से इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, उसकी वजह से आप, उसके हेल्प से आप डी और एल की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डी और एल की वैल्यू को सेपरेट किया जा सकता है। मेन डायमेंशन इस तरीके से कैलकुलेशन आपकी हो सकती है। तो एक तो आपकी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, और एक इक्वेशन इसके अंदर वो कंडीशन देगा कि मिनिमम कॉस्ट के लिए डिजाइन करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना ही होगा, मतलब याद ही रखना होगा कि मिनिमम कॉस्ट के लिए एल बाई टाउ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, गुड एफिशिएंसी के लिए ये वैल्यू होगी, गुड पावर फैक्टर के लिए ये होगी, और गुड ओवरऑल डायमेंशन के लिए एल बाई टाउ की वैल्यू 1 के बराबर होगी, और बेस्ट पावर फैक्टर के लिए अंडर रूट ऑफ 0.18 इंटू एल के बराबर होगी। ये तो ही बात अपनी, यानी पहला स्टेप अपना हुआ था कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी स्क्वायर एल। फिर अपने स्टेप 2 है सेपरेशन ऑफ डी इंटू एल, डी और एल। फिर थर्ड जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ टीपीएच। टीपीएच क्या है आपका, कैलकुलेशन ऑफ टीपीएच मतलब पर फेज, पर फेज आपके टर्न्स कितने हैं, इसकी कैलकुलेशन अगर करनी है तो क्या करना है। तो देखो ये स्टेप बाय स्टेप है, इसके अंदर एक मैं अगले क्लास के अंदर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, कंप्लीटली इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर। तो देखो आपको पता है लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि जो ईपीएच है, ईपीएच क्या होता है कि जो इंडक्शन मशीन है या इंडक्शन मोटर है उसकी जो वाइंडिंग है उसके अंदर ईएमएफ जो जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है ईपीएच। और वो ईपीएच किसके बराबर होती है आपकी, 4.4 फॉर एफ 5 टीपीएच इंटू के डब्ल्यू क्या यहाँ पे क्या है, विंडो फैक्टर। तो टीपीएच को मैं सेपरेट करूंगा तो टीपीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पी एच अपॉन 4.4 एफ 5 एम इंटू के डब्ल्यू। अब आपको पता है कि 5 एम है, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की है यहाँ पे, ये जो 5 एम है ये इक्वल है इसकी, यानी आपको पता है कि 5 इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया।
ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कितनी है आपकी, बी एवरेज, जो कि आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी है, और एल है वो क्या है, ए है वो है आपका सरफेस एरिया। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने एरिया यानी टाउ इंटू एल लिखा है, ये कैसे लिखा है इसको मैं समझाता हूँ। देखो आपका जो इंडक्शन मोटर है उसका जो स्टेटर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, मतलब एक तरीके से बेलन की शेप में होता है आपका ये, ठीक है। तो अगर इसका सरफेस एरिया की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँ इसको बोलूँगा 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल। इसमें 2π क्या आ रहा है आपकी पेरीफेरी। तो देखो अगर मान लो कि इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर अगर डी है तो इसकी पेरीफेरी क्या हो जाएगी, पाई इंटू डी, क्योंकि 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमीटर इंटू लेंथ। ये तो बात हुई पूरी की बात, लेकिन अपने को पर फेज चाहिए, पर फेज चाहिए तो अपने क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई अपने पी से कर दिया, नंबर ऑफ पोल से, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ टर्न्स भी तो पर फेज में चाहिए, पूरे के नहीं चाहिए अपने को, पूरे के चाहिए तो यहाँ पे पी नहीं आता, पर अपने को पर फेज चाहिए तो अपने डिवाइड बाई पी कर दिया। आपको ये पता है कि पाई डी अपॉन पी क्या होता है, पाई डी अपॉन पी होता है आपका टाउ, पाई डी अपॉन पी होता है टाउ, तो ये क्या हो जाएगा टाउ इंटू एल, तो ये टाउ इंटू एल है, इसी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, ये वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो फाई एम है आपका, फाई एम है वो क्या हो जाएगा आपका, फाई एम विल बी इक्वल टू बी एवरेज इंटू टाउ इंटू एल, जहाँ पे टाउ है बी, हाँ टाउ जो है आपका पोल पिच वो कितना होगा, पाई डी अपॉन पी। डी क्या है आपका, जो स्टेटर है उसका डायमीटर है, और पी है नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने फाइव एम बी एवरेज इंटू टाउ एल है, ये मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा, ये फाइव एम इक्वल टू होगा ये, क्योंकि फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए होता है अपना, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है ना ये फाइव एम की आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ से टीपीएच निकल जाएगा कि पर फेज जो टर्न्स हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे आपके, ई फेज के आपका कि जो इंडक्शन मशीन है उसकी जो वाइंडिंग है उसके अंदर पर फेज में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है आपका, एफ कितनी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फाई एम क्या है उसका फ्लक्स है, और के डब्ल्यू है उसका विंडो फैक्टर। तो ये आपको वैल्यूज पता होंगी, के डब्ल्यू तो अपने माना ही है कि 0.955 स्टैंडर्ड अपन हर एक मशीन के लिए कंसिडर करते हैं, और फाइव एम की वैल्यू मैंने बताई दी आपको, बी एवरेज जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी है, और टाउ बी आपको गिवन होगा, पोल पिच या पोल पिच गिवन भी नहीं है तो डायमीटर, क्योंकि अपने ऊपर वाले जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर डी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, क्योंकि यहाँ से जब मैंने दो इक्वेशन बताई थी कि डी स्क्वायर एल की एक इक्वेशन बनी थी आपकी, और दूसरी इक्वेशन आपकी बनी थी एल बाई टाउ से, तो यहाँ पे डी और एल है दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो डी और एल सेपरेट हो जाएंगे तो जो टाउ है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू क्या होता है आपका पाई डी अपॉन पी। डी आपको पता है नंबर ऑफ पोल्स वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा, तो वहाँ से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा टाउ कितना है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप 3 के अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हो टीपीएच की कि नंबर ऑफ टर्न्स मेरे इंडक्शन मशीन के अंदर या इंडक्शन मोटर के अंदर कितने होंगे। तो देखो यहाँ से अपने जो 3 स्टेप स्टार्टिंग से किए हैं, तो पहले स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया कि डी स्क्वायर एल का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, सेकंड के अंदर अपने डी और एल है उसका सेपरेशन किया है कि डी की वैल्यू क्या होगी और एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से तो आपका मेन डायमेंशन निकल के आ गया है। और जो स्टेप 3 है उसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर फेज के अंदर वो आपके कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब जो स्टेप 4 है उसके अंदर आपको क्या कैलकुलेशन करनी है कि जो स्टेटर कंडक्टर हैं उनको आपको कैलकुलेट करना है कि स्टेटर कंडक्टर मेरे कितने होंगे, और उसके बाद में दूसरा मेरे को कैलकुलेट करना है कि पर स्लॉट के अंदर मेरे स्टेटर कंडक्टर कितने हैं, यानी एक तो मेरे को निकालना है कि टोटल स्टेटर कंडक्टर कितने हैं, और दूसरा मेरे को निकालना है कि पर स्लॉट के अंदर मेरे स्टेटर कंडक्टर कितने हैं, और लास्ट है कि स्टेटर में स्लॉट कितने हैं। देखो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये क्या है कि कोई भी जो मशीन है ना उसका देखो ये जितने भी स्टेप मैं बता रहा हूँ कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ये सारे के सारे है ना अपने आप में एक एक क्वेश्चन है जो 3 3 4 4 या 5 5 मार्क्स के आपको पूछ सकते हैं वो,
ठीक है। तो मैं जितनी भी इसकी मेन डायमेंशन की जितनी भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे के सारे स्टेप वाइज में आपको करवा सकता हूँ। जैसे एग्जाम ये पूछ सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ टीपीएच मतलब नंबर ऑफ टन्स पर फेज बताओ हमारे को, इंडिविजुअल उसी के बारे में पूछ सकता है, या वो ओनली मेन डायमेंशन के बारे में पूछ सकता है कि मेन डायमेंशन के डी और एल को आप बताओ। तो इसी तरीके से जो फोर्थ स्टेप है या फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि आप क्या करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर कितने होंगे, या तो ये कैलकुलेट करो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर कितने हैं, या फिर आप करो कि स्टेटर कंडक्टर पर स्लॉट यानी एक स्लॉट के अंदर आपके स्टेटर कंडक्टर कितने होंगे ये कैलकुलेट करो, या फिर लास्ट में कैलकुलेट हो सकता है पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट कितने हैं ये हमें कैलकुलेशन करके बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ स्टेटर कंडक्टर ZS। स्टेटर कंडक्टर है उसको मैंने ZS से रिप्रेजेंट किया है, स्टेटर कंडक्टर पर स्लॉट है उसको ZSS से, और लास्ट है उसको मैंने किया है Z स्टेटर स्लॉट को SS। ओके, तो देखो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि एक टर्न है उसके अंदर कितने कंडक्टर होंगे आपके, 2 कंडक्टर होंगे, लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था मैंने। तो मैं अगर मैं स्टेटर पर फेज की बात करूं, अगर स्टेटर पर फेज की बात करूं कि स्टेटर कंडक्टर हैं वो पर फेज में कितने होंगे मेरे, तो देखो अगर मान लो कि एक फेज के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लो मेरे 1, जैसे मैंने देखो वापस मैं उसी चीज़ को रिपीट करूंगा तो आई थिंक ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर भी है चलो ठीक है आपकी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता देता हूँ कि मान लो यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ कि मान लो कि आपका एक फेज के अंदर, ये ध्यान से समझने की जरूरत है, अगर मान लो कि एक टर्न है आपका, ओनली 1 टर्न है आपका, ठीक है, ओनली 1 टर्न है तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे मेरे, 2 होंगे। एक टर्न में कितने होंगे आपके, 2 कंडक्टर होंगे एक टर्न में आपके कंडक्टर, ये जो डायग्राम अपन बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं, 2 कंडक्टर होंगे। अगर मान लो कि आपके पास में नंबर ऑफ कंडक्टर नंबर ऑफ टर्न्स एक फेज के अंदर टीपीएच है, टीपीएच है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू टीपीएच, 2 इंटू टीपीएच, क्योंकि जब एक टर्न था तो नंबर ऑफ कंडक्टर थे 2, अगर टीपीएच है तो कितना होगा जेड की वैल्यू 2 टीपीएच। तो ये आपके नंबर ऑफ कंडक्टर इन पर फेज, ये तो क्या में आ गए आपके नंबर ऑफ कंडक्टर इन पर फेज, ZSS, यानी स्टेटर कंडक्टर पर स्लॉट भी बोल सकते हैं इसको ZSS, या पर फेज आपने बोल दिया तो ये आ जाएगा ZSS2PH। टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर निकालने, अब आपको पता है कि एक फेज के अंदर 2 TPH आ रहा है कि नंबर ऑफ आपके स्टेटर कंडक्टर 2 TPH है, तो टोटल कितने कंडक्टर होंगे मेरे, क्योंकि 3 फेज हैं आपके तो 3 इंटू ZSSPH, और ZSS फेज की वैल्यू कितनी है आपकी 2 TPH, तो ZS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 TPH। ZS इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 TPH, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पर फेज के अंदर आपके स्टेटर कंडक्टर हैं वो है 2 TPH, और आपके टोटल जो स्टेटर कंडक्टर हैं ZS उनकी जो वैल्यू है वो आपकी है 6 TPH, वो कितनी है 6 TPH। तो आपके नंबर ऑफ कंडक्टर अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद में आई थिंक थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। अब लास्ट का जो बचा है कि देखो इसमें पर फेज आपके कंडक्टर पता चल गए, ठीक है, स्टेटर कंडक्टर टोटल स्टैंडर्ड कंडक्टर आ गए, ये बेसिकली स्टेटर कंडक्टर पर स्लॉट या पर फेज आप मान सकते हो, इसको पर फेज भी मान सकते हो, और इसको पर फेज ही कर दो आप, बेसिकली ये स्टेटर पर स्लॉट नहीं है, फेज ही कर दो यहाँ पे इसको। इसको जब आप नोट्स बनाओ तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर देना, ये पर फेज है एक्चुअली, ये स्टेटर कंडक्टर पर फेज, तो स्टेटर कंडक्टर पर फेज कितने हो गए 2 TPH, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए 6 TPH, और लास्ट वन यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेटर स्लॉट दैट इज SS, लास्ट आपको SS फाइंड आउट करना है। तो SS के लिए देखो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट SS दैट विल बी इक्वल टू एज इक्वल टू, ये है SS इक्वल टू है, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये आ जाएगा QS इंटू, ये है QS इंटू नंबर ऑफ फेजेज, ये है नंबर ऑफ फेजेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ फेजेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, जहाँ पे जो QS है वो है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ये आपने चीज़ वहाँ पे भी देखी होगी, आपने जब 306 पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर एक बीटा फैक्टर आता है फेज ब्रेड्थ, जिसमें आपका एक फॉर्मूला आता है कि KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दैट इज KD इक्वल टू साइन ऑफ M गामा बाई 2 अपॉन
m साइन गामा बाई 2, जहाँ पे ये m क्या होता है आपका, ये होता है स्लोट पर पोल पर फेज, स्लोट पर पोल पर फेज, ये स्लोट पर पोल पर फेज है, यही बेसिकली यहाँ पे QS है। वहाँ पे इसको अपन गामा दे देते हैं, बीटा दे देते हैं, कहीं पे साइन m बीटा बाई 2 m साइन बीटा बाई 2 भी होता है, साइन m गामा बाई 2, मतलब वो अलग अलग नोमेनक्लेचर है, लेकिन फॉर्मूला आपको पता है KD इक्वल टू होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, एक आपका KC होता है, कोऑर्डिनेट फैक्टर होता है, तो KD होता है साइन m गामा बाई 2 अपॉन m साइन गामा बाई 2, जहाँ पे m होता है स्लोट पर पोल पर फेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपने नाम दे दिया QS, उसको ही, वो जो आपका ब्रेड फैक्टर है m, उसी को ही अपन यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइड बाई पोल डिवाइड बाई फेज, नंबर ऑफ स्लॉट अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ पोल आपके 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अगर 20 हैं, नंबर ऑफ एजेस 3 हैं, तो कितना जाएगा 24 टोटल स्लॉट, नंबर ऑफ पोल 4, नंबर ऑफ एजेस 3, तो कितना जाएगा आपका 2, QS इक्वल टू 2। तो इस हेल्प से आप स्टेटस स्लॉट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो QS आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एजेस आपको पता ही है ऑलवेज आर 3 अगर इंडक्शन मशीन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ पोल्स इट विल गिवन इन द एग्जाम, ठीक है। तो QS है वो नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज होता है। नॉर्मली अगर आपकी मशीन की रेटिंग लेस देन 100 किलोवाट है, अगर किसी इंडक्शन मोटर की रेटिंग है वो लेस देन 100 किलोवाट है, तो उसका जो QS है वो अपन 3 लेते हैं। और अगर किसी का KW रेटिंग, किलोवाट रेटिंग उसके ग्रेटर देन 100 किलोवाट है, तो उसका QS कितना लेते हैं अपन 5 लेके चलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर इट ओनली। तो अगर लेस देन 100 किलोवाट है तो QS की वैल्यू 3 लेके सॉल्व करनी है, और अगर ग्रेटर देन 100 है तो आपको QS की वैल्यू 5 लेके चलनी है। ये सारी के सारे जो न्यूमेरिक जो फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, ये आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपके मैं एक एग्जाम्पल लेके सब क्लियर करवा दूंगा कि कैसे कैसे इनको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन स्टेप 5 की बात करते हैं, दैट इज योर स्टेप 5 है, दैट इज योर कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर। ये सारे अपने आप में एक अलग अलग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है कि कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर, जो स्टेटर कंडक्टर है उसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना है। तो देखो आपको पता होती है कि एक होती है डेल, ये होती है आपकी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है कि पर यूनिट एरिया में आपकी करंट कितनी सर्कुलेट हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो I बाई ए है उसकी जो वैल्यू है दैट इज योर करंट डेंसिटी। I बाई ए इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने क्या करूँगा, ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ए इक्वल टू हो जाएगा I बाई डेल, I बाई डेल। तो ये ही है यहाँ पे ये तो नॉर्मल मैंने यूज किया है। अगर आप जनरलाइज फॉर्मेट में, अगर मैं बोलूँ कि स्टेटर का कंडक्टर है उसका एरिया में AS मानता हूँ, कंडक्टर का एरिया AS मान लिया मैंने, और उसकी करंट डेंसिटी वो मैंने डेल एस मान ली, और उस स्टेटर में जाने वाली करंट अगर मेरी IS है, तो जो AS है मतलब स्टेटर कंडक्टर एरिया है वो क्या होगा आपका करंट इन स्टेटर कंडक्टर डिवाइड बाई करंट डेंसिटी। और IS अगर आपको निकालना है, AS निकालना है, तो AS निकालने के लिए आपको IS निकालना पड़ेगा और डेल एस निकालना पड़ेगा। तो IS निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Q तो आपको देगा ही देगा, आपको हमेशा देगा कि आपका रेटिंग कितनी है उसकी, और Q इक्वल टू क्या होता है 3 ई फेज IS इंटू 10⁻⁻3, यानी आर्मेचर स्टेटर में करंट कितनी गई है, उसका इंड्यूस वोल्टेज कितना है, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻3, ये किलोवाट में KVA में आ जाएगा, सॉरी क्योंकि कॉस फाई नहीं है यहाँ पे, कॉस फाई नहीं है तो आपका ये जो आएगा वो KVA के अंदर आएगी रेटिंग। तो ये KVA रेटिंग देगा वो, किलोवाट में नहीं देगा, तो किलोवाट में देगा तो आप उसको पावर फैक्टर से डिवाइड करके KVA में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से तो आपका IS निकल जाएगा from this equation that Q equal to 3 E phase IS into 10⁻⁻3, और जो डेल्टा S है that is current density factor, that is in between 3 to 5 एम्पियर mm स्क्वायर, ये आपकी डेल्टा S इतनी होगी 3 to 5 एम्पियर mm स्क्वायर। डेल्टा एस यहाँ से आपको एज्यूम करना है कि 3 to 5 में से, या तो वो देगा कि आपको कितनी एज्यूम करनी है, या फिर आप अपने आप से ले सकते हो 3 to 5 में से कुछ भी। या अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर बताऊंगा कितनी कैसे कैसे लेंगे अपन। और
IS हो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेशन होती है आपकी स्टेटर स्लोट स्पेस फैक्टर। स्लोट स्पेस फैक्टर, देखो स्लोट स्पेस फैक्टर क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। स्लोट स्पेस फैक्टर ये होता है ASS इंटू ZSS अपॉन ASS, जहाँ पे ये क्या है, देखो ये आपका मैंने एक सेमी स्लोट बताया। देखो आपके तीन टाइप के स्लोट हैं, अगर आपने मशीन सेकंड में पढ़ा है। एक होता है आपका ओपन स्लोट, एक होता है क्लोज स्लोट, एक होता है सेमी क्लोज। ये तीन टाइप की आपके स्लोटिंग होती है। तो ये मैंने ये सेमी स्लोट बनाया जिसके अंदर आधा ओपन है आधा क्लोज है। तो ये तो मेरा स्लोट है, इस स्लोट के अंदर ये मेरा क्या है, कंडक्टर है। दिस इज माई कंडक्टर। तो जहाँ पे ASN है वो मेरी क्या है, एरिया ऑफ कॉपर। एरिया ऑफ कॉपर यानी जो स्टेटर है ना उसकी जो वाइंडिंग है, जो मेरा ये बेसिकली वायर ही है ये, क्योंकि ये तो पूरा तो क्या है मेरा स्लोट है। ये जो देखो मैं एक बार बताता हूँ आपको कि एक अलग कलर से बता देता हूँ मैं आपको इससे, कि ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा मैचिंग हो रहा है कलर, आई थिंक विजिबल होगा। ये ग्रीन, लाइट ग्रीन लगाया मैंने। तो ये जो एरिया है ना ये तो आपका स्लोट है पूरा। दिस इज योर कंप्लीट स्लोट, ठीक है। और ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज योर, जो मैंने सर्किल बना रखा है ये आपका कंडक्टर है। तो AS है ना, इस स्लोट स्पेस फैक्टर क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है जिसमें से AS क्या है आपका, AS है कि ये जो स्लोट है, ये एरिया है, ये जो हमारा कंडक्टर है इसका एरिया कितना है। और ZSS क्या है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लोट, टोटल स्लोट कितने हैं। ZSS अभी मैंने बात की थी आपकी, ZSS कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज 2 इंटू TPH। और ASS क्या है आपका, एरिया ऑफ स्टेटर स्लोट, यानी पूरा जो ये जो स्टेटर है इसका एरिया आपका कितना है, इसका एरिया, ये एरिया कितना है, ये होगा ASS ZSS टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट एंड AS इज द एरिया ऑफ कॉपर। तो जो आपका स्लॉट स्पेस फैक्टर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, AS अपॉन ZS, AS इंटू ZSS अपॉन ASS, ठीक है। अब देखो AS तो अपने कैलकुलेट कर ही लिया है, यहाँ से AS तो यहाँ से कैलकुलेट हो ही गया आपका, ZSS ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका, दैट इज 2 इंटू TPH। अब बच गई बात इसकी, ASS को कैसे कैलकुलेट करें। ASS का मतलब क्या है कि जो स्टेटर है उसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट करो। तो ASS कैलकुलेट करने के लिए देखो जो स्लोट स्पेस फैक्टर है ना, इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, इसको मैं नीचे लेके चला गया तो जो ASS है वो मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ASS इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS इंटू ZSS अपॉन स्लोट स्पेस फैक्टर, वही मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। तो ASS इक्वल टू AS ZSS अपॉन स्लॉट स्पेस फैक्टर, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया दिस में। अब नॉर्मली जो स्लॉट स्पेस फैक्टर है ना वो आपका वेरी होता है 0.2 टू 0.4 के बीच में। अब देखो एक चीज़ है कि ASS है, स्लॉट स्पेस फैक्टर आपको पता है, मतलब 0.24 से 0.4 के बीच में लेते हो ASSS। अब जो ASS है ना उसकी वैल्यू आपको को निकालनी है। तो देखो इस चीज को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर मानूं, देखो ये है तो वैसे एक्चुअली ऐसे कि ये डायग्राम तो आपका ऐसा है, लेकिन अगर इसको मैं रेक्टेंगुलर मानता हूँ, इसकी जो डेप्थ है उसको मैं DSS मान लेता हूँ, इसकी जो डेप्थ है उसको DSS मान लेता हूँ, और उसकी जो विड्थ है मतलब उसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने WSS मान लिया। मतलब यहाँ पे बना देता हूँ मैं कि ये आपका स्लॉट था बेसिकली इस टाइप से। तो ये जो एरिया है इफेक्टिव एरिया, इसकी अगर डेप्थ को मैं D मान लेता हूँ DSS, और इसकी जो विड्थ है इसको मैं W मान लेता हूँ, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा DSS इंटू WSS, दैट इज DSS इंटू WSS। और आपको अज्यूम करके क्या चलना है कि जो DSS है और WSS है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 4 होती है। मतलब आपका जो डेप्थ होती है वो आपकी विड्थ के 4 गुना होती है। मतलब विड्थ अगर ये है तो जो डेप्थ होगी ना वो आपकी 4 गुना होगी, इस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस, आप जो स्टेटर स्लॉट है
उसका देखो आपको यहाँ से एएस आपको पता है, जेडएसएस आपको पता है, स्लॉट स्पेस फैक्टर 0.24 से 0.4 के बीच में होता है। तो जो एएसएस है उसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, डी इंटू डब्ल्यू, डीएसएस इंटू डब्ल्यू एस एस, और डी बाई डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो देखो एक इक्वेशन आपको डी और डब्ल्यू में ये मिल गई और एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई, तो यहाँ से डी और डब्ल्यू दोनों सेपरेट हो जाएंगे। डी और डब्ल्यू जब सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग, तो इसका मतलब जो स्टेटर स्लॉट है, स्टेटर का जो स्लॉट है उसकी डायमीटर सॉरी उसकी डेप्थ और उसकी विड्थ भी आपको मिल जाएगी, मतलब उसका डायमेंशन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी डेप्थ और विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हो। और लास्ट में एक जो बच जाता है फॉर्मूला, ये एक आपका जनरलाइज फार्मूला है। तो जो कैलकुलेशन ऑफ मीन लेंथ ऑफ स्टेटर टाइम है, मतलब जो स्टेटर टाइम है उसकी जो एल एम टी है मीन लेंथ, जैसे पिछली बार अपने पढ़ा था एल एम टी इक्वल टू एल आई प्लस एल नोट डिवाइड बाई 2, ये पढ़ा था। उसी तरीके से जो एल एम टी है इसके अंदर वो एल एम टी इक्वल टू होगा 2 इंटू एल प्लस 2.3 टाउ प्लस 0.24। ये एक तरह से आपका इम्पीरिकल फॉर्मूला है जिसका कोई एक तरह की डेरिवेशन नहीं है। 2L क्या है यहाँ पे स्टेटर की, L क्या है आपकी स्टेटर की कोर लेंथ, एक्चुअल कोर लेंथ कितनी है, टाउ क्या आपका बॉल पिच 0.24, इसका एडिशन हुआ है एक फैक्टर का। तो जो एल एम टी है दैट विल बी इक्वल टू 2L प्लस 2.3। अब ये L कहाँ से पता चलेगा आपको, L ऑलरेडी पता है, टाउ कैलकुलेट कर सकते हो पाई डी अपॉन पी से, जहाँ पे डी आपको पता है नंबर ऑफ पोल वो देगा, टाउ कैलकुलेट हो जाएगा, 0.24 आपको ऐड करना है, यहाँ से आप एल एन टी आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। तो इस तरीके से जो आज का अपना जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या बात की है, मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है कि मेन डायमेंशन है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके बाद में डी और एल का सेपरेशन कैसे होगा, यहाँ से डी और एल आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टन्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो, फिर आपके स्टेटर मतलब स्टेटर कंडक्टर पर फेज कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, और स्टेटर के जो स्लॉट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वहाँ से आपका पता चल जाएगा। फिर उसका नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट ये होंगे। उसके बाद में एरिया है स्टेटर कंडक्टर का, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका पूरा डेरिवेशन है। फिर स्लॉट स्पेस फैक्टर की हेल्प से आपके जो स्टेटर है उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम this particular formula, that is slot space factor equal to as into zss upon a double s। और लास्ट में आपका है कि कैलकुलेशन ऑफ मीन लेंथ ऑफ स्टेटर टाइम, उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज एल एम टी इक्वल टू 2L प्लस 2.3 टाउ प्लस 0.24। तो इसके साथ जो मेन डायमेंशन का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। कल इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो आज मैंने चीज़ पढ़ाई है इस चीज़ को आप आज पढ़ना, मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा इसको, अगर कोई समझ में नहीं है तो वापस वीडियो देखना, इसके नोट्स बनाना, और उसके बाद में ना कल इस टॉपिक के ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर आपके अगर ये फॉर्मूलेज अगर क्लियर नहीं होंगे ना, इसमें अगर डाउट होगा तो फिर वो कल समझ में नहीं आएगा। तो आप उस चीज़ को मतलब ध्यान में रखिए, आप कंप्लीट करके कल आना। अब अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, फिर डाउट नहीं है तो करते हैं कल कल बात।